हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं मंडी परिषद परीक्षा 2019 के बारे में। यहां पे हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। इसके पहले भी हमने आपको 3 वीडियोज़ दिए हैं जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है, आप उन्हें भी देखिए। और काफ़ी कंटेंट है जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और आप अगर वो देखते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको रीजनिंग के भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी 3-4 और हम आपको यहाँ से प्रैक्टिस सेट देंगे जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे 51 के नाम से है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स जो दिए गए हैं इसको मत देखिएगा, क्वेश्चंस देखिएगा और ये ज़रूर हमें बताइएगा कि टोटल 50 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं या फिर आपको कितने आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर वलयों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रिंग्स की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, उसकी ऊंचाई माप करके। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि पेड़ की पत्तियों की गणना करके क्या पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है? तो नहीं, यानी कि ये गलत हो गया। उसके धड़ यानी कि ट्रंक पर वलयों की संख्या नंबर ऑफ रिंग्स की गणना करके, तो अभी ये हम रखे रहते हैं, शायद हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके तो हम उसकी आयु कभी नहीं पता कर सकते, तो ये भी गलत होगा। और उसकी ऊंचाई माप करके, तो ये भी नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है क्या? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है, यानी कि कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होगा कभी नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। आप बस याद रखिएगा कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़े से समझाने की बात होगी मैं वहाँ पे आपको समझाते हुए भी चलूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? मतलब कोई भी इंसान, जैसे कि मान लीजिए सांसद बनना चाहता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक होता है कि वो किसी लाभ पर मतलब ना हो, लाभ के पद पर आश्रित ना हो, तो इसका पता कौन करेगा, यानी कि निर्णय कौन करेगा कि वो लाभ के पद पर है या नहीं है? तो अगर बात देश की होगी तो वहाँ पे राष्ट्रपति, और बात अगर राज्य की होगी तो राज्यपाल। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो दोस्तों वो है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी की हम तैयारी कर रहे हैं वो संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी से, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस यूपी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? तो जाहिर सी बात है कि हमने कई बार ये सवाल पढ़े हैं कि किसी पिंड का भार जो होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अब आपसे एक होमवर्क मैं दूंगा कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है तो सबसे कम कहाँ होता है? ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो होती है मीथेन गैस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो वो शिष्य थे बाबा फरीद के। ठीक है, बाबा फरीद के शिष्य थे कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो वो स्थापित किया था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने सबसे पहला मदरसा स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है नैनीताल में। अब नैनीताल कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है नैनीताल, वहाँ पे है कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर जिला नहीं होता, राज्य पूछता, तो आपका आंसर होना चाहिए था उत्तराखंड। ठीक है, चलिए, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल हमने इतिहास का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें लोथल की बात हुई थी और हमने आपको बताया था वहाँ पे कि लोथल जो है वो गुजरात में है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो 62 है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ये है न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है?
तो वो है लैक्टोस, जिसके कारण दूध में मिठास आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुअर यानी कि सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? एक रोग है जापानी एंसेफालाइटिस, ठीक है, जो सुअरों के कारण फैलता है लोगों में, तो इसीलिए इसको जहाँ पे ज़्यादा घनी बस्ती होती है वहाँ से दूर बसाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सुअर बाड़ा खोला जाता है वो ग्रामीण से थोड़ा सा हटके खोला जाता है, मतलब जहाँ पे आबादी कम हो वहीं या उससे दूर। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो वो ग्रह है शुक्र। ठीक है, शुक्र है आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पे उत्पन्न होती है? तो ये है कश्मीर में। ठीक है, बात यहाँ पे केसर की देश की हो रही है, ऑप्शन के भी ऊपर है, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, केरल में, कश्मीर में, गोवा में, तो यहाँ पे कश्मीर में। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मनुस्मृति, ठीक है, मुख्यतः संबंधित है किससे? तो ये मतलब संबंधित है समाज व्यवस्था से। आगे जब हम पढ़ेंगे वैदिक युग, फिर उसके बाद धीरे धीरे आते रहेंगे, उत्तर वैदिक काल में आएंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप डायरेक्ट याद रखिए कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखा है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है ये द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? देखिए यूपी की जनगणना यूपी के एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है आएगा। तो अगर हम बात कर ले आजमगढ़ का, तो आजमगढ़ में जो है लिंगानुपात वो है 1019 का। बात कर लें जौनपुर का, तो ये है 1024 का। उसके बाद अगर हम बात कर ले देवरिया का, तो देवरिया का है दोस्तों 1017। उसके बाद प्रतापगढ़ में आता है लिंगानुपात 998। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जौनपुर में यूपी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, जहाँ पे 1024 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो ये बुला सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं कहाँ पे? एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया, इवन पीसीएस तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी शिशुओं यानी कि सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये क्या है? ये एक मतलब क्या है इसमें ये पूछा जा रहा है। तो ये एक मूल अधिकार है आपका। ठीक है, मूल अधिकार है कि सभी बच्चे फ्री में एजुकेशन प्राप्त करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वायुमंडल में ओजोन परत क्या करता है? तो ओजोन परत वर्षा करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदूषण उत्पन्न करता है? नहीं, जाहिर सी बात है प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता होगा। परावैंगनी किरणों से विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती? जी हाँ, यही आपका आंसर है। अभी तक आपने ओजोन परत के बारे में पढ़ा होगा, ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा बहुत भी, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही निकल के आता है कि करता क्या है ये ओजोन लेयर हमारे लिए? तो ये हमारे लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पृथ्वी पे आने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारी रक्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार क्या है? तो इसमें जिम्मेदार है राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको कहते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए चाणक्य का बचपन में क्या नाम था, यानी कि वो बचपन में किस नाम से जाते थे? तो ये यहाँ पे हो जाएगा विष्णुगुप्त, उनका बचपन का नाम था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत आराम से वो जल्दी जल्दी समझा दूंगा हर चीज़, और ये 50 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन तो आना रहता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले। यहाँ पे थोड़ा सा थे होना चाहिए, गलत लिखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? तो वो थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है सुंदरबन डेल्टा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। ठीक, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये क्वेश्चन मैं आपको लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप हमें करके बताओगे 84 में कि मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में है, क्योंकि परम बनाया था सीडैक ने। ठीक है, सीडैक ने बनाया था, सीडैक पुणे में है, तो जाहिर सी बात है कि परम भी पुणे में ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो है छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं, यानी कि फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप यहाँ पे। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। ठीक है, इन दोनों ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि पतंजलि थे। जाहिर सी बात है बाबा रामदेव जी का मतलब प्रोडक्ट कंपनी का नाम ही है पतंजलि, और उन्हीं के मतलब क्योंकि वो योग को बढ़ावा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पतंजलि ऐसे ही याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि बाबा रामदेव योग के प्रतिपादक थे पतंजलि। ठीक है, चलिए संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ठीक है, कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं या कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो हम यहाँ पे देखें 4, 3, 1, 2, यानी कि 1, 2, 3, 4, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 3 आपका आंसर होगा। अब कौन कौन से होंगे ये भी जान लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल होता है, अभी आपने कुछ पहले थोड़ा सा पढ़ा था, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, एक सेकेंड देखिए, राष्ट्रीय हो गया और फिर आ गया वित्तीय आपातकाल, फिर राज्यीय संवैधानिक। ठीक, राज्यीय संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, तो 3 टाइप का होता है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? अगर आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का पेपर दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होगा कि ऑपरेशन फ्लड का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, तो ये था दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो वो है कुंचिकल झरना। ठीक है, कुंचिकल झरना से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप हमें बताओगे कि कुंचिकल झरना कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो ये है किलायू। ठीक है, किलायू जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो लौरिया नंदगढ़ का। आगे बात करते हैं, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में से सुमेलित नहीं है? सुमेलित है का नहीं पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में जब हम देखते हैं कि अच्छा लोक संगीत, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं को देखना भूल जाते हैं और देखा हमने कि कजरी बनारस, ठीक है करेक्ट निकल लिए, लेकिन यहाँ पे दिया है कि नहीं है। ठीक, तो कजरी बनारस तो होता है, 100% सही है। विरहा कानपुर ये रखते हैं, होली में ब्रिज में होली वाला ब्रिज चलता है, नौटंकी हाथरस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या बचता है आपके लिए? बिरहा कानपुर जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो AB ही। ठीक है, AB यानी कि AB ही जाएगा। चलिए, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन सा ग्रह है? तो वो ग्रह है दोस्तों मंगल ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान किया गया? तो ये था 1993। ठीक है, हाल ही में स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये है संसद से। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली संसद से संबंधित है। उसके बाद हाल ही में प्रस्तावित मंगलुरु साहित्यिक महोत्सव 2018 का थीम क्या था? तो इसमें थीम था भारत का विचार। ठीक है, चलिए देखिए थीम तो जरूर याद रखिएगा। जितने भी आयोजन होते हैं मैं इनका एक आपको बना के दे दूंगा वीडियो, और उसमें बात करूंगा कि कहाँ हुआ था और उसकी थीम क्या थी। ठीक है, थीम एग्जाम में पूछा जाता है एक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में चीन के राज्य परिषद विकास अनुसंधान और भारत के नीति आयोग के बीच चौथी वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की है टोटल 50 क्वेश्चंस का। आप हमें कमेंट करके बताओगे कि लगभग कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे, और जो हमने होमवर्क दिया वो भी करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।